हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष है और हम अपने लर्निंग वीडियो के 5th एपिसोड में आज फंडामेंटल एनालिसिस को ब्रीफ में देखेंगे। इसके पहले हमने कंपनी के बारे में समझा है, स्टॉक मार्केट के बारे में समझा है और ये देखा है कि हमको कौन कौन से टूल इस्तेमाल करने चाहिए फॉर स्टॉक मार्केट एनालिसिस। अगर आपने पुराने वीडियोस चेक नहीं किए तो प्लीज डू चेक दोज वीडियोस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। हम किसी भी तरह की एनालिसिस करें, हमारा पर्पस सिर्फ एक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रोथ स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक जिसमें ग्रोथ की पोटेंशियल हो। और अगर हम ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स फाइंड करते हैं तो उसके बाद हमारा सिर्फ एक काम रहता है कि अपना रिस्क मैनेज करके उसमें पोजीशन बनाना और सही टाइम पे प्रॉफिट बुक करना। फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? जब भी हम किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब सही वैल्यू जानने के लिए उसके इकोनॉमिक, फंडामेंटल और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स के बेसिस पे उसकी एनालिसिस करते हैं तो उसे हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में 100% नॉलेज होना जरूरी नहीं है, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट, लेकिन नॉलेज इतना जरूर होना चाहिए कि आप उसकी खुद की एनालिसिस कर पाए। इसलिए हम सिर्फ उतनी ही चीजों को देखेंगे जितना आपके लिए जरूरी है फॉर टू परफॉर्म फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि हम यहाँ कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं छापना है। हमको एक स्टॉक चूज करना है जिसके बेसिस पे हम आने वाले दिनों में अपनी पोजीशन बना सकें। और वो स्टॉक चूज करने का सिंपल सा तरीका है, हम कुछ पैरामीटर्स चेक करेंगे इन फंडामेंटल एनालिसिस जिसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, ये स्टॉक अच्छा कर सकता है आने वाले दिनों में या अच्छा नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि अगर आपकी तबीयत ठीक होती है तो आपकी बॉडी में कुछ भी एब्नॉर्मलिटी दिखाई नहीं देती। अगर आपका मन अच्छा होता है तो आपके चेहरे में हंसी होती है। सो दोज आर द पैरामीटर्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी तबीयत खराब होती है तो वो आपको रिफ्लेक्ट करती है कि आपका फीवर आ जाना या फिर और दूसरी चीजें हो जाना। वैसे स्टॉक एनालिसिस के लिए जल्दी से हम पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं जो ये बताएंगे कि फंडामेंटली कंपनी कैसा कर रही है, और उसके बाद हम इसको एक एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम किसी इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन पॉइंट होता है उसका जीडीपी ग्रोथ। अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो वहां के सारे बिजनेसेस का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा होगा। लेकिन अगर किसी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ कुछ पीरियड के लिए नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में चला जाता है तो हम ये बोलने लगते हैं कि वहां रिसेशन आ गया है। उस रिसेशन की सिचुएशन में मैक्सिमम कंपनियां उस एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। इसलिए जीडीपी ग्रोथ एक बहुत बड़ा पैरामीटर है टू डिसाइड कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है या नहीं। कंट्री के पॉलिसी मेकर जब भी कोई रेगुलेशन या पॉलिसी बनाते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी कंपनियों के ऊपर भी पड़ता है। वो रेगुलेशन डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, वो ट्रेड रिलेटेड भी हो सकता है, एक्सपोर्ट रिलेटेड भी हो सकता है या टैक्सेस से रिलेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीएलआई स्कीम आया जिसने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, मेक इन इंडिया मिशन है जो मैन्युफैक्चरिंग को दे रहा है, सोलर मिशन आया, हाइड्रोजन मिशन आया, जल जीवन मिशन है। ये इस तरह के जो मिशन होते हैं इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरीज जो है वो ये लिस्टेड कंपनियां ही होती हैं। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑयल के प्राइसेस, ये सब हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं और हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसके एनालिसिस से हम ये बता सकते हैं कि हाँ, हमारा मार्केट या इकोनॉमी अच्छा कर रहा है या नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिमांड और सप्लाई किसी भी सेक्टर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी फेस्टिवल सीजन आता है इंडिया में तब गोल्ड और व्हीकल की डिमांड बढ़ जाती है। अगर हम बिजनेस के एस्पेक्ट में डिमांड को समझना चाहें तो उसे हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक होता है साइक्लिकल डिमांड जो कि फ्लक्चुएट होता है अप एंड डाउन, जैसा मैंने अभी बताया गोल्ड और व्हीकल का, और दूसरा होता है कंसिस्टेंटली डिमांड होना, उसे हम डिफेंसिव सेक्टर्स बोलते हैं। साइक्लिकल सेक्टर में जनरली हमारे पास आती है कमोडिटी वाली कंपनियां लाइक स्टील, शुगर, जिसमें डिमांड तभी आएगी जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आएगा या कोई फार्मिंग अच्छी हो गई एंड ऑल दैट। और डिफेंसिव सेक्टर ऐसे होते हैं कि कुछ भी हो जाए, इकोनॉमी कैसा भी कर रहा हो लेकिन वहां पर कंजम्पशन बना रहता है, लाइक एफएमसीजी सेक्टर या फिर फार्मा सेक्टर। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप यही देखेंगे कि इकोनॉमी कैसी है, आप अपना इलाज जरूर कराएंगे, आप दवाइयां जरूर खाएंगे। तो इसे हम डिफेंसिव सेक्टर बोलते हैं जहां की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा सेक्टर एनालिसिस में एक और बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है मार्केट साइज के ऊपर। उसको हम चलिए समझते हैं फिश और पॉन्ड के एनालॉजी से। अगर पॉन्ड बड़ा है और वो एक्सपांड होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है तो उस केस में आप स्मॉल फिश हो या बिग फिश हो, आपके लिए एम्पल ऑफ स्पेस रहेगा ग्रो होने के लिए। लेकिन अगर पॉन्ड का साइज ही छोटा है तो पहले तो उसमें छोटी फिश के लिए जगह ही नहीं बचेगी, अगर बड़ी फिश रही तो उसके ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है। तो हमें एक ऐसा सेक्टर चूज करना चाहिए किसी भी कंपनी का, या जब भी हम अपना पोजीशन बना रहे हैं किसी स्टॉक में, जहां पर अपॉर्चुनिटी साइज अच्छी हो, जहां पर पॉन्ड साइज बड़ा हो और हमारा फिश स्मॉल हो या बिग, उसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि जीडीपी में ग्रोथ अच्छी दिख रही है, सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी लग रही है, कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल डिसरप्शन नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए हम उस कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं जिसमें हमारी पोजीशन बनाने की पॉसिबिलिटी बन रही है।
जैसा कि हमने देखा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज विजिबल व्हाइल डूइंग द सेक्टर एनालिसिस, लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्या कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, क्या उसको प्रॉफिट में आ पा रहा है, उसके बॉटम लाइन में दिख रहा है नेट प्रॉफिट में वो, अगर ये नहीं दिख रहा है तो उस समय उस पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, मार्केट सेंटीमेंट उस कंपनी के लिए अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि सेक्टर अच्छा कर रहा है बट वो कंपनी अच्छी नहीं कर रही है। अगर उसको एग्जांपल से समझे तो कुछ महीनों पहले तक डिफेंस का सेक्टर बहुत अच्छे से बूम कर रहा था, लेकिन फिलहाल के कुछ 3-4 महीनों में वही डिफेंस का सेक्टर अच्छा करता हुआ नहीं दिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंस सेक्टर की डिमांड खत्म हो गई है, इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि मार्केट ने जो ऑलरेडी डिमांड आई थी उसको डिस्काउंट कर लिया है और अब अपने नेक्स्ट ट्रिगर का वेट कर रही है। जैसे ही नेक्स्ट ट्रिगर आएगा और उसके बाद वो दौड़ने लगेगी, और इसे हम प्राइस करेक्शन और या टाइम करेक्शन के हिसाब से देख भी सकते हैं। बिजनेस टाइप कैसा है, क्या वो न्यू एज बिजनेस है जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ईवी सेक्टर या फिर प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, इस टाइप का सेक्टर है, या हमारा ओल्ड एज बिजनेस है जिसमें हम कॉटन की बात कर रहे हैं, यार्न की बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, ऑल दैट। क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, क्या कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है मार्केट में, इन सबको समझने के लिए हम उसको पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल का फ्रेमवर्क होता है उसमें पुट करके देखते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल बोलता है हम इसको 5 डिफरेंट पैरामीटर्स में चेक करेंगे। पहला कि उसका कंपटीशन कैसा है मार्केट में, या जैसा हमने पहले देखा कि पॉन्ड और फिश की एनालॉजी से समझे, क्या मैं स्मॉल फिश हूं मार्केट में या बिग फिश हूं, मार्केट साइज कैसा है, कंपटीशन कैसा है वहां पर, क्या मेरा कंपटीशन एक बड़े फिश से हो रहा है या मेरे जैसे बहुत सारे फिश है वहां पर, या फिर यहाँ सिर्फ डुओपोली है या फिर ओलिगोपोली है, किस तरह से चल रहा है। सेकंड होता है द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, आपका जो कस्टमर है, जो कंपनी का कस्टमर है, उसके पास क्या बार्गेनिंग पावर है। मान के चलिए अगर कहीं सेम प्रोडक्ट 100 कंपनियां बनाती हैं तो वो बायर किसी भी एक कंपनी के पास जा सकता है। उस केस में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है सारी कंपनियों के पास, और इसमें बायर के पास एक बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। उसको इस तरह से समझते हैं कि मान के चलिए आपका फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा उसका सिर्फ एक सप्लायर है पूरे इंडिया में, तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। लेकिन अगर सेम मटेरियल सेम क्वालिटी का सप्लाई करने के लिए मार्केट में अगर 10 और सप्लायर आ जाते हैं, उस केस में उसकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। आप जो प्रोडक्ट कैटेगरी में है, जिस सेगमेंट में है, उसमें कोई नया प्लेयर जैसे आ जाए। हमने कुछ सालों पहले देखा था 2016 में जब टेलीकॉम सेक्टर में जियो आ गया, उसने पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर दिया। तो उस तरह का थ्रेट है क्या मार्केट में? क्या आपको कोई रिप्लेस कर सकता है आसानी से? कोई भी नया प्लेयर आया और आपका पूरा का पूरा ओल्ड बिजनेस खत्म हो जाए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और लास्ट जो होता है वो होता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ योर प्रोडक्ट, कि कहीं आपका प्रोडक्ट ही रिप्लेस ना हो जाए। जस्ट थिंक ऑफ इट, कोडेक का केस या फिर नोकिया का केस, जहां पर रील वाली जो फिल्म्स होती थी उस तरह के कैमरे बिल्कुल बंद हो गए, या फिर नोकिया जो बटन वाले फोन बनाता था उससे स्मार्टफोन का एक ट्रांजिशन हो गया जो नोकिया कैच नहीं कर पाया, तो आपका कंप्लीट प्रोडक्ट मिक्स ही चेंज हो गया पूरे मार्केट में, मार्केट की डिमांड ही चेंज हो गई। सो वो एक थ्रेट होता है। इसको कंपनी किस तरह से मैनेज करती है, वहां किस तरह से बैठी हुई है, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। इसके और भी एनालिसिस करने के तरीके हैं, जैसे वैल्यू चेन मैट्रिक्स भी हमको देखना होता है, जिससे हम कंपनी का इंटरनल एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा हम स्वॉट एनालिसिस भी करते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट भी देखा जाता है। और साथ ही साथ हम एक और एनालिसिस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रियो एनालिसिस, जिसमें हम ये देखते हैं कंपनी कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रही है या नहीं बना रही है, उसकी रेयरनेस क्या है, वो रेयर है प्रोडक्ट या बहुत कॉमनली अवेलेबल है। वो अगर रेयर नहीं है या कॉमनली अवेलेबल भी है तो इज इट वेरी इजीली इमिटेबल, या उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी को भी इमिटेट करने के लिए। और लास्ट पॉइंट होता है इस कंपनी उसका एडवांटेज ले पा रही है कि नहीं। तो ये 3-4 एनालिसिस होते हैं मार्केट में, उसकी कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम चेक कर सकते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि इकोनॉमी कैसा कर रही है, सेक्टर कैसा कर रहा है, कंपनी की क्वालिटेटिव पैरामीटर्स देख लिए, हमने उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकाल के देख लिया। चलिए उसके कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं, जैसे कि सेल्स ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मेरे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ा या नहीं बढ़ा, अर्निंग पर शेयर का क्या हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, ऑल दिस पैरामीटर्स विल चेक।
यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। हमारा ये यहाँ पर फंडामेंटल चेक करने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि सेल्स में ग्रोथ हो गई, अच्छी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहा है क्या, नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, इट्स गुड। तो हम यहाँ पर सिंपल ये चेक करना चाहते हैं कि प्रॉफिटेबल है कंपनी या नहीं है, या कंपनी में ग्रोथ हो रही है या नहीं है। अब परफॉर्मेंस देखिए, एक होता है कि सिर्फ हमने ग्रोथ चेक कर लिया कि हाँ ये हो गया, लेकिन अगर परफॉर्मेंस चेक करना चाहें तो हमको रिलेटिवली देखना पड़ता है। रिलेटिव हम देखते हैं परसेंटेजेस से। कंपनी को, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कुछ परसेंटेज चेक करने पड़ते हैं, कुछ रेशियोज चेक करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने सुना होगा दैट इज पीई रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग पर शेयर का रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, जिसमें ये बता रहा है कि कंपनी के 1 रुपए अर्न करने के लिए जो उसके शेयर परचेज कर रहा है वो उसको कितने रुपए देने को तैयार है। मान के चलिए किसी कंपनी का पी रेशियो 10 है, मतलब अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर 1 रुपीज है तो उसके लिए उस शेयर का प्राइस 10 रुपए है। Am I making sense? अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझने के लिए। अगर मुझे किसी दो कंपनी को कंपेयर करना है तो मुझे उसका पी रेशियो चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी ए और बी जो है उनका ईपीएस सेम है और उनका पी रेशियो 10 और 100 है, कंपनी ए का 10 और कंपनी बी का 100 है, उस केस में हम ये बोलेंगे कंपनी बी के लिए मार्केट का सेंटीमेंट ज्यादा अच्छा है, जिसके लिए उसके शेयर होल्डर उसे ज्यादा पे करने को तैयार है। करेक्ट? सो यहां पर कंपनी बी का परफॉर्मेंस बेहतर है कंपनी ए से फॉर सेम अर्निंग पर शेयर। जैसा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि बहुत सारे जो एनालिस्ट होते हैं वो ये बोलते हैं कि जब भी पी रेशियो बढ़ जाए किसी कंपनी का, अपने इंडस्ट्री एवरेज से आगे चला जाए, तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाती है। मैं उसे इस तरह से देखता हूं कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है मतलब उसका मार्केट में सेंटीमेंट बेहतर है, लोग उसके लिए ज्यादा पे करने को तैयार है, मतलब मार्केट में वो ऊपर की तरफ और जाएगा। और जब भी उसका पी रेशियो गिरने लगे, मतलब ये समझिए कि उसका पी रेशियो, उसका मार्केट सेंटीमेंट खराब होना शुरू हो गया, अब उससे निकलने का वक्त हो गया। सिमिलरली हम कर सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक्सेट्रा के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? ये एक रेशियो है बिटवीन एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और टोटल फंड जो आपने डाला हुआ है, वो होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस जितना भी आपने डेट ले रखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इक्विटी होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि उसमें यह दिखता है कि नेट प्रॉफिट में हमारा जो इक्विटी था उसके अगेंस्ट में आपको कितना पैसा मिला, कितना हमने रिटर्न जनरेट किया। अगर किसी कंपनी का 30% रिटर्न जनरेट है, मतलब ये हुआ कि 30 जितना भी इक्विटी कैपिटल बनता है, इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स कैपिटल, उसके अगेंस्ट में जो भी पैसा है वो 30% से बढ़ा उस कंपनी का। सो शेयर होल्डर्स की सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आरओई होता है। लेकिन बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो सबसे अच्छा पैरामीटर होता है आरओसी, आपने जितना कैपिटल डाला उसके अगेंस्ट में आपको कितना मिला। सो देयर आर टू डिफरेंट पैरामीटर्स, आरओसी बिजनेस एस्पेक्ट के हिसाब से, और एज अ शेयर होल्डर आपके लिए आरओई बेहतर पैरामीटर होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है? आपने जितने का भी सेल्स किया उसमें से जो भी एक्सपेंस आप निकाल देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आपने अगर 100 रुपए का सामान बेचा, उसमें से आपका 50 रुपए खर्च हुआ, तो 50 रुपए आपके पास बचे, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया 50 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 50%। लेकिन अगर ये किसी कंपनी का गिर के 40 रह जाते हैं, मतलब 100 रुपीज सेल्स, 60 रुपीज एक्सपेंसेस और 40 रुपीज आपका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया 40%। हमने अभी तक कंपनी के मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी देख लिए, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स भी देख लिए और कुछ नंबर्स भी चेक कर लिए, लेकिन अभी तक हमने कंपनी का वैल्यूएशन नहीं निकाला। जब भी आपको किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना होता है, उसके लिए हम सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जिसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से उस कंपनी का इंटरप्राइज वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम उस इंटरप्राइज वैल्यू को निकालने का पूरा मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें और भी दूसरे पैरामीटर, ये अपने आप में एक बड़ा सेशन, एक क्लास लग जाएगी कि अगर हम डीसीएफ मेथड को समझना चाहें। लेकिन हम यहाँ पर ये समझ के जाएंगे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता क्या है, कैसे बात काम करता है। तो मान के चलिए आपको 10 मिलियन रुपीज एक साल के बाद, 10 मिलियन रुपीज 2 साल के बाद और 10 मिलियन रुपीज 3 साल के बाद मिलने वाले हैं, मतलब आपको टोटल 30 मिलियन मिलने वाले हैं। लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है?
तो आप बोलेंगे 30 मिलियन ही होगी, नहीं, इसका हमको बोलना पड़ता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। मान के हमको इसमें अज्यूम करना पड़ता है कि आपको डिस्काउंट रेट क्या मिलेगा। फॉर इजी अजम्पशन लेट्स से कि डिस्काउंट रेट 10% का है। आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, क्या अगले साल में वही एक साल एग्जैक्ट एक साल के बाद 100 रुपए की वैल्यू सेम रहेगी आफ्टर इन्फ्लेशन? नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 100% जो आज का रेट है प्लस जितना इन्फ्लेशन रहा से 5% का इन्फ्लेशन रहा तो उतना, ये 5% इज और डिस्काउंट रेट। ओके, हमने यहाँ पर डिस्काउंट रेट कंसिडर करा है 10% का, कि 10 साल का मेरा एस्टिमेट है कि मैं कहीं भी रहूं मैं 10% और कमा सकता हूँ अगर ये पैसा मेरे पास होता है तो। अगर एक साल बाद लेते हैं तो डिस्काउंट फैक्टर लगेगा 0.9 का। वो क्या है डिस्काउंट फैक्टर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1। दूसरा डिस्काउंट सेकेंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 2। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 3। अगर आप देखेंगे ये सब कैलकुलेट करने के बाद तो टोटल ये जो 30 मिलियन का वैल्यू दिख रहा है इसका एक्चुअल वैल्यू आज की डेट में है 24.8 मिलियन। अगर आपको कोई बोलता है कि 25 मिलियन आपको देता हूँ और ये कैश फ्लो आप मुझे बाद में दे दो तो आप हैप्पीली ले लोगे क्योंकि आपको 0.2 मिलियन का इसमें बेनिफिट होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब ये होता है। लेकिन अगर आपको कोई 30 मिलियन देने को तैयार है कैश तो अच्छी बात है। जो इंटरप्राइज वैल्यू आप डीसीएफ मेथड से लेके आते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझना है आपको। जो भी वैल्यूएशन से आपको लेके आएंगे, अगर आज का इंटरप्राइज वैल्यू डीसीएफ मेथड से कैलकुलेटेड इंटरप्राइज वैल्यू से कम है, दैट मीन्स आपको डिस्काउंट में मिल रहा है वो शेयर। लेकिन अगर आज का इंटरप्राइज वैल्यू डीसीएफ मेथड से जो आपने कैलकुलेट करा है उससे ज्यादा है तो आपका शेयर ओवर वैल्यूड है। आई नो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं तब। ये बहुत ही एक हाई एंड टॉपिक हो जाता है। मैंने आपको सिर्फ टच करने के लिए बताया है, ये इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, हार्डली इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें इस पे डिटेल वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। तो ये हमारा टोटल एक पैकेज है जिसपे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं सो दैट हमारा पूरा जो भी हमने अभी तक सीखा है वो क्लियर हो जाए। एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। ये इंडिया की एक कंपनी है जो मुंबई में इसका बेस है। इसका मेजर जो काम है वो है शिप बिल्डिंग का, जिसमें ये सबमरीन्स भी बनाती है, डॉक्स भी डिस्ट्रॉयर्स भी बनाती है, शेपर्स भी बनाती है। इसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसपे ये नॉट जस्ट नेवल, ये मर्चेंट नेवी के लिए बनाती है और गैस प्लेटफॉर्म के लिए बनाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये इंडिया के लिए प्रोडक्ट बनाती है, ये ग्लोबल प्रोडक्ट्स भी बनाती है और ये एक्सपोर्ट में भी अपना काम कर रही है। ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है। तो चलिए देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक क्या पैरामीटर्स है इस पे। जैसा हम जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं अब वो इंडिया में बनने लगे हैं। स्पेशली डिफेंस की कैटेगरी में गवर्नमेंट इज वेरी एग्रेसिव और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने खुद से बनाना चाहती है। डिफेंस बजट में भी इसका एलोकेशन किया गया है 6.22 लाख करोड़ का, जो पिछले साल के बजट से 5% बेहतर था। जो कैपिटल हेड है, किसी भी एलोकेशन के बहुत सारे हेड होते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब प्रोक्योरमेंट के लिए जो पैसा एलोकेट होते हैं उसे हम कैपिटल बजट बोलते हैं। उस पर अप्रोक्सीमेटली 9.4% का ग्रोथ दिखा है पिछले साल के कंपैरिजन में। नेवी के लिए स्पेशली बजट दिया गया 65,000 करोड़ का। मतलब ये जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ होगा, आपका शिप्स खरीदे जाएंगे, आपकी मशीनरी खरीदी जाएगी, आपके डिस्ट्रॉयर्स खरीदे जाएंगे, आपके सबमरीन्स खरीदे जाएंगे, वो सब चीजों में। अभी पिछले हफ्ते ही मजगांव डॉक को 1900 करोड़ का कुछ ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अगर ग्लोबल लेवल में बात करें तो ये जो इंडस्ट्री है वो 5.6% के एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, जिसमें कि 45% के आसपास का मार्केट शेयर एशिया पैसिफिक रीजन का है। वहां पे ही मेजर डेवलपमेंट हो रहा है। डिस्ट्रॉयर सेगमेंट है एस्टिमेटेड टू बी ग्रोइंग द फास्टेस्ट, जो कि ये बनाती है मजगांव डॉकयार्ड। ग्रोथ जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर की वजह से भी आ रहा है, लॉन्ग रेंज अटैक अगेंस्ट सरफेस टारगेट एंड शिप्स एस्कॉर्ट मिशन की वजह से भी हो रहा है। तो ये इसके इकोनॉमिक पैरामीटर है। सेक्टर अच्छा कर ही रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बहुत ज्यादा है मार्केट में। जिस तरह की सिचुएशन मिडिल ईस्ट और रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है,
आने वाले दिनों में हर कंट्री की फोर्सेस ये चाहती हैं कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहे, लेकिन सबके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। इंडिया को एडवांटेज ये भी मिलता है कि इंडिया सस्ते में बना सकता है, और अब इंडिया ने एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है इन कंट्रीज को। तो सेक्टर इकोनॉमिक वाइज सब कुछ ग्रो हो रहा है, सेक्टर वाइज ये डिफेंस की इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, स्पेसिफिकली शिप बिल्डिंग। मेजर कंपटीशन कौन से, अगर आप देखेंगे इसमें 3 कंपनी तो इंडिया की दिखती है, जो कि मजगांव डॉकयार्ड है, गार्डन रीच है और लार्सन एंड टुब्रो है। उसके अलावा आपको यूके की बीएई सिस्टम दिखती है, साउथ कोरिया की हुंडई है, जर्मनी की थैसन ग्रुप है। सो दीज आर ऑल मेजर प्लेयर्स इन शिप बिल्डिंग कैटेगरी। अगर कंपनी की क्वालिटेटिव एनालिसिस देखें तो कंपनी के पास अभी 38,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक है। कंपनी का सेल्स लगभग साल भर में जिसका रेवेन्यू हो रहा है वो 10,000 करोड़ के आसपास का रहा है, मतलब 4 साल का ऑलरेडी उसके पास ऑर्डर बुक है। अब यह एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अगले 1 साल के अंदर ये ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। ये 3 कैटेगरी में काम करते हैं। नेवल प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, जिसमें हमने बोला कि डिस्ट्रॉयर होता है, सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, मिसाइल बोट्स हैं, एटसेट्रा। मर्चेंट शिप्स बनाती हैं, जिसमें जनरल कार्गो वेसल, मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल, टग्स, ट्रेजर्स, ये सब आते हैं। तीसरा है ऑयल सेक्टर में भी ये काम करती है कि ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स बनाती है। सिर्फ एक ही कंपनी है इंडिया की शिपयार्ड इंडस्ट्री में जो डिस्ट्रॉयर्स बनाती है, कन्वेंशनल सबमरीन बनाती है एंड सप्लाई करती है इंडियन नेवी को। और सारे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं इसके, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि कंपनी के पास काम है, कंपनी ऐसे सब मटेरियल सप्लाई करती है जिसमें नीश है इसके पास, और फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी अच्छी दिख रही है। अभी हमने इसको पोर्टस 5 फोर्सेस मॉडल में नहीं डाला, हमने ब्रियो एनालिसिस नहीं करा, हमने सॉट एनालिसिस नहीं करा। वो एक डिटेल एनालिसिस होता है, वो सारे एनालिसिस करने के लिए पूरा सेशन लग जाएगा। हमने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव चेक नहीं किया है फंडामेंटली। अब नंबर्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने हाईएस्ट लेवल पे है जो कभी नहीं रहा 20% से ज्यादा। नेट प्रॉफिट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है, सेल्स सबसे ज्यादा हो रही है, तो नेट प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है, अर्निंग पर शेयर भी सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर रेशियोज में आते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे हाईएस्ट एवर। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर कोई सा भी चेंज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ओनर ऑफ दिस, प्रोमोटर ऑफ दिस कंपनी। अगर हम की रेशियोज करते हैं तो स्टॉक पी 36.3 है, इंडस्ट्री का पी जो है 46 का है। इसका मतलब क्या, फ्रॉम फंडामेंटल एनालिस्ट पर्सपेक्टिव इट इज अवेलेबल एट discounted price. Return on capital employed is 44%, return on equity is 35%, OPM is 21%, EPS growth, which is very important, is 47%, dividend payout is 28.5%. इसका मतलब क्या, डिविडेंड पेआउट इज ओनली 30% इन अ गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब ये है कि कंपनी और भी अपने री इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो 60, 70 या 90% डिविडेंड नहीं दे रही है अपने किसी भी शेयर होल्डर्स को। ओके, सो इसके साथ हम ये बोल सकते हैं कि विद स्ट्रॉन्ग टेलविंड इन इंडस्ट्री एंड बूस्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द डिफेंस इंडस्ट्री, द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक which is expected to grow in future. With very strong entry barriers, the company has many moats. Company is in growth trajectory where sales, profit and margins are improving continuously. There is no brainer to invest in this company if you find a suitable entry point. Please note, only and only enter in any position when you have a suitable entry point. और suitable entry point या exit strategy डिस्कस करने के लिए हमको अगले सेशन में जाना होगा, जहां हम टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे या टेक्निकल एनालिसिस को ब्रीफ में देखेंगे। तो ये है आज का फंडामेंटल एनालिसिस का चैप्टर, जिसको हमने बहुत ब्रीफ में कवर किया। इसमें से हर एक टॉपिक के ऊपर हम डिटेल वीडियो बना सकते हैं जो घंटों में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने यहाँ पर बताया अगर आप उतना ही कर लेते हैं और उतने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप किसी भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी को पकड़ सकते हैं। और जैसा हमने बोला, अगर आप कोई फंडामेंटल अच्छी कंपनी पकड़ते हैं और उसमें जो नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले टेक्निकल एंट्री पॉइंट बनती है वो लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अल्टीमेटली वी आर प्लेइंग अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको कोई ये बोलता है कि मैं 100% प्रॉफिटेबल रहता हूं अपने हर पोजीशन में, वो आपको झूठ बोल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस का हमारा पर्पस क्या था फिर?
हमने ये सब किया, हम बोले टेक्निकल एनालिसिस जाके हम एंट्री पॉइंट देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस का पर्पस सिर्फ एक है कि हमको एक कंपनी ऐसी पहचाने, जो भी कंपनी हम देखें क्या उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्यूचर में वो ग्रो करेगी या नहीं करेगी। अगर ग्रो नहीं करेगी तो फिर हम उसमें जाके क्या करेंगे कि उसके प्राइस तो कोई बढ़ेंगे नहीं। जो भी कंपनी ग्रो करने वाली होगी मार्केट सेंटीमेंट उसी के लिए ही अच्छा होगा, लोग उसी के लिए ही प्राइस देने को तैयार होंगे, उसी का ही पी रेशियो ज्यादा होगा। सो हमें उस तरह की कंपनी आइडेंटिफाई करनी है जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, और इसी के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस का काम होता है हमको ये बताना कि हाँ यहाँ से अब ट्रिगर हो रही है ग्रोथ, आ जाओ एंट्री कर लो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, फंडामेंटल एनालिसिस समझा होगा। अगर आपके कोई से भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, अच्छा लगा बुरा लगा, आप कमेंट बॉक्स पे खुल के बताइए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। होप दिस ईयर विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ विजडम टू यू। जनरली मैं रिजोल्यूशन से बिलीव नहीं करता, लेकिन मैनिफेस्टेशन पे करता हूँ कि अगर आप जो सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप सक्सेस होते हैं। मेरा ये चैनल चलाने का, आपको एजुकेट करने का सिंपल सा एक पर्पस है कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ रास्ता दिखाना। मैंने वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि रिटायरमेंट लेना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि आप अपने मन के हिसाब से काम कर सके, आप अपनी जरूरत के हिसाब से काम ना करें। आपको पैसों की जरूरत है इसलिए आप काम ना करें, आपको काम करने का मन है इसलिए आप काम करें। आई वुड रिक्वेस्ट कि इस नए साल में आप एक ऐसे रेजोल्यूशन लें जिसमें आप एक नए स्किल सेट के ऊपर काम कर सके जो आपको इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आपकी हेल्प कर पाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन।